नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो जिसे अप्रत्याशित माना जा रहा था, जिसे एक अभेद्य दुर्ग माना जा रहा था ममता बनर्जी का और टीएमसी का और उनके बहुत सारे साथियों का और जिनको समर्थन जो है वो सीमा पार से भी कई तरह से आता था और उन्हीं के बल पे उनका एक तरह से शासन चल रहा था जो कि अ, धमकाने, डर में बम, बंदूक और बवाल के कारण लोगों को डराया धमकाया जाता था और किस तरह से पिछले 50 साल से और विशेष रूप से पिछले 15 साल में किस तरह से जो है मतदाताओं को डरा धमका के प्रजातंत्र का एक मजाक उड़ाया गया और एक प्रजातंत्र के विद्रूप को असली प्रजातंत्र बताने में हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों आदि इत्यादियों का भी कम दोष इसमें नहीं है। लेकिन जो प्रत्याशित माना जा रहा था वो घटित हो चुका है और ये 2014 के बाद की जो घटना है उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इस परिवर्तन से आने वाले संकेत और प्रभाव दूरगामी होने वाले हैं और समीप के भी होने वाले हैं। और जहाँ तक ममता बनर्जी की हार और शुभेंदु अधिकारी की जीत है वाइडर रूप में और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शुभेंदु अधिकारी ने खुद स्वयं जो है वो राजस्थान से आए हुए नेताओं को और मुख्य रूप से राजेंद्र राठौड़ को उन्होंने बधाई दी है, उन्होंने धन्यवाद दिया है कि उनके कारण ये जीत संभव हो पाई है जिसमें उनका भी रोल है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए और इनके दूरगामी और अन्य प्रभावों को समझने के लिए हम बात करते हैं माननीय श्री अशोक आत्रेय साहब से। तो फिर इस बात को और समझते हैं। भाई साहब प्रणाम, आपका स्वागत है बात 25। नमस्कार, बात 25 के सभी मित्रों को सबको नमस्कार और सबकी जय हो। तो ये जो बाहरी जी, और अंदरूनी का जो एक नाटक चला रखा था बंगाल के नेताओं ने मुख्य रूप से जो है वो अ, ममता दीदी ने हाँ, भावनाएं बढ़ाने के लिए कोई बंगाली फ्रेज भी यूज वो किया जा रहा है तो आपने हाईलाइट किया है। वो मारवाड़ी कम्युनिटी हम्म, पूर्वी क्षेत्र में इतनी हिम्मती है कि आज से कितने समय पहले 100-150 साल पहले जाकर के उन्होंने छोटी-छोटी दुकानें खोली और फिर दूसरे और भी उद्योग धंधे की बनाए और उससे कई तरह का उस क्षेत्र का जो आर्थिक और जो औद्योगिक और जो व्यापार का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने प्रभावित किया, उसको लीड किया। तो वो तो अब वहीं के बन के रह गए, वो तो बाहरी तो है नहीं। और फिर भी पूरे देश में ये कौन-सी एक नई बात है कि जहाँ आपको सूट करता है बाहर से आने वाले नेताओं या प्रभावी व्यक्तियों को आप बाहरी कह दो, लेकिन उसका असर भाई साहब पड़ा नहीं। तो ये जो ममता दीदी की उनके क्षेत्र भवानीपुर में हार है और मुख्य रूप से जो टीएमसी की पूरे बंगाल में जिस तरह से हार है उस पे एक जो राजस्थान का एक परोक्ष और छुपा हुआ प्रभाव है तो उसके बारे में आप कुछ बताएं क्योंकि आप इन सब परिस्थितियों को राजस्थान के इन नेताओं को उनकी कार्य पद्धति को और उन प्रभावों को बंगाल वगैरह और देश के अन्य क्षेत्र में देखते समझते रहे हैं। तो जी भाई साहब आपका स्वागत है बात 25। मित्रवर, आपने चूंकि सीधा संबंध डायरेक्टली अब तो वैसे बीकानेर से और कलकत्ता के बीच में बड़ी फास्ट ट्रेन चलने वाली है और ये जी लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस रिलेशनशिप का, जो कि पुरानी बहुत ओल्ड रिलेशन है। हम्म, विशेष रूप से यदि आप बीकानेर जाते हैं, आप जाते रहते हैं, आप बीकानेर के हैं, मैं भी बीकानेर का हूँ, तो हमें जी पता है कि कोट गेट के बाद में जो वो एक रेलवे फाटक आता है, वो एक जिंदगी भर से 40, 50, 60, 70 साल से एक समस्या बनी हुई है आज तक। उसका जी समाधान आज तक नहीं हुआ, किंतु हम्म, फॉर्चुनेटली आने वाले समय में प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए राजस्थान
के जो रिलेशंस हैं, विशेष रूप से बंगाल से जो रिलेशन है, जो कि पीढ़ियों पुराने संबंध है, ये तब से संबंध है जब से लोटा और डोरी निकल के यहाँ का कोई एंटरप्रेन्योर, छोटा सा व्यक्ति निकलता था और बाद में वो एक साम्राज्य स्थापित कर देगा। जी यानी केवल उसके साथ क्या होता था, एक डोरी होती थी कुएं से पानी भरने की, और एक उसके साथ लोटा होता जिससे पानी भरता था, और जी पूंजी किसी की कोई पूंजी नहीं होती थी, केवल उसके अंदर हिम्मत होती थी और एक जी समझ होती थी, और उसके साथ में एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी परंपराएं होती थी। तो इस जी मारवाड़ी समाज ने जो मारवाड़ी, राजस्थानी और मारवाड़ी लगभग एक सिनोनिम हो गया है, जबकि सिनोनिम मारवाड़ी है। स्पेशली द ब्लॉक ऑफ राठौड़ डायनेस्टी एंड बीकानेर, जोधपुर और इससे रिलेटेड शेखावटी आदि का क्षेत्र है। किंतु जी राजस्थान का अंचल है व्यापक रूप से शेखावटी भी है, उसमें उदयपुर भी जी है, मारवाड़ भी है, ढूंढाड़ भी है और मेवात भी है, और इसके अलावा सारी डायनेस्टीज मिलके मारवाड़ बनाता है, जो जिसको हम राजपूताना कहते हैं। जी जी राजपूताना जो नेचर है वो अंग्रेजों का है। इसके पहले राष्ट्र कुल से जुड़े हुए यहाँ की ढूंढाड़ संस्कृति के अलावा यहाँ की संस्कृतियां जो थी वो जांगल प्रदेश भी था, बीकानेर, राजस्थान, ये टोटल है। इससे जो लोग उठ के खड़े हुए हैं और जिन्होंने सदियों से इस सारे सिस्टम को डेवलप किया है, और इसके अलावा यहाँ की सांस्कृतिक, साहित्यिक और दूसरी जो खाने पीने की कल्चर है वो भी बहुत रिच रही है। यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, यहाँ का की मिट्टी बहुत उर्वरक रही है, और संघर्ष यहाँ के नस नस में भारतीय जो लोग जुड़े हुए हैं संघर्ष राजस्थान के, वो नस नस में उनके संघर्ष और जीवत शक्ति बनी हुई है। इस सारी शक्ति को लेकर के जो आज प्रारूप सामने आया है, उसका किसी न किसी रूप में प्रतिफल आज नजर आया इतने सालों बाद। इट वाज ए नोन फैक्ट दैट मारवाड़ीज हैव बीन आउटस्टैंडिंग एंड दे आर द मोस्ट सपोर्टिव पीपल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुजरात। स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जयपुर आए थे, जब मिले थे तब उन्होंने भी यहाँ पर संदर्भ बातें की थी। और बंगाल की संस्कृति में चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे इसके अलावा शरद चंद्र की क्रांति हो, या उसके बाद के विवेकानंद के अलावा दूसरे लोग हों, ये संस्कृति शुरू से जुड़ी रही। लेटेस्ट इसका जो डेवलपमेंट है वो नंदीग्राम और दूसरा भवानीपुर से जुड़ गया, जिसमें एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि वाटरलू एक साबित हुआ है, क्योंकि ममता दीदी इस इलेक्शन से लगभग हमेशा के लिए उखड़ गई और इनका सुपड़ा साफ हो गया। इसमें राजस्थानियों का विशेष रूप से मारवाड़ियों का विशेष योगदान है। ऐसा बताया जा रहा है कि गजेंद्र सिंह, राजेंद्र राठौड़ और दूसरे जो तमाम प्रकार के लोग हैं वो इसके साथ में, इनका बड़ा रोल रहा है। मैं छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से हम छोटी सी बात करें तो शरद देवड़ा हमारे यहाँ के एक जीवंत साहित्यकार थे, जिनके रूट्स बड़े गहरे थे कलकत्ता में। हरीश बांधानी जिन्होंने वातायन शुरू किया, उनके बड़े गहरे रूट्स थे। इसके अलावा पॉलिटिकल तरीके से भी डिमैन्योरिंग के लिए लोग आते जाते रहे, और एक बृहद समाज जो सपोर्टिव समाज था जो वेस्ट बंगाल से जुड़ा, उसने आज ये साबित कर दिया कि हमने अपना कोई ना कोई कर्जा चुकाया है, अपना मूल्य देकर के हमने उसका कर्जा चुकाया। और राजस्थानियों ने इस विशेष चुनाव में जो अभूतपूर्व विजय सफलता पाई और सपोर्ट किया, उसके लिए इसको हमें धन्यवाद देना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। जी भाई साहब, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बीकानेर से महाराजा गंगा सिंह जी से और कलकत्ता से जुड़ी हुई जो आपको भी ध्यान होगी, वो मैं याद दिला देता हूँ कि जो महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर में विभिन्न प्रकार के निर्माण करवाए थे, गंगा नहर का निर्माण करवाया था, तो उससे वहाँ का जो जनमानस था वो उनको एक निर्माण पुरुष के रूप में मान चुका था। तो ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग बीकानेर से कलकत्ता पहुंचे और कलकत्ता पहुंच करके उन्होंने जो हावड़ा ब्रिज को देखा, क्या बात है, सही बात है। वो उन्होंने देख के ये कहा कि वाह रे गंगा बाबा काई चीज बनाई, बनाया। यानी कि वो ये मान रहे थे कि कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज भी गंगा सिंह जी ने बनाया। तो इतने पुराने जो है वो संबंध हैं राजस्थान की बंगाल के साथ में और कलकत्ता के साथ में भी। तो अभी जो ये परिवर्तन हुआ है, मतलब एक अमूलचूल परिवर्तन है कि सभी लोगों ने निडर होकर के मतदान किया है और उसी से ये अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है।
जिसके बारे में माना जा रहा था कि ये संभव ही नहीं है। तो भाई साहब ये था, आपने तो इतनी मतलब राजनीतिक परिस्थितियों को, नेताओं को, घटनाओं को देखा समझा है। मतलब ये किस तरह का एक विद्रूप जो है वो एक आवरण या कि चित्रण गढ़ा गया था कि कोई चीज अभेद्य है, मतलब कोई नेता अभेद्य है, वो जीवन पर्यंत पीढ़ियों दर पीढ़ियों वहीं रहेगा, और कुछ लोग जिनकी राष्ट्रवादी सोच है और आरएसएस से और इससे संबंधित रहते हैं, वो तो वहां घुस ही नहीं पाएंगे। तो ये एक कितनी बड़ी विद्रूपता थी, इसके बारे में प्रकाश डालें भाई साहब आप, इसके कारण क्या है? देखिए, बात तो बहुत ही साफ है। मेरे हम्म। ख्याल में कारण शायद यही है कि कोई आदमी कहीं किसी तरह का यानी कोई शुरुआत करता है तो उससे संघर्ष करता है बिगिनिंग में, और हम्म। संघर्ष करके धीरे धीरे वो अपनी स्थिति बना लेता है, और उसके बाद वो स्थापित होने के लिए समय लगता है। और उसके बाद स्थिति ये भी आ जाती है कि जब वो स्थापित होता है तो कुछ दूसरे लोगों के साथ साथ में चलने लगता है, कुछ लोगों को और जुटा लेता है, और बाद में वो एक छोटे से स्थान को इतना बड़ा, इतना वाइडर कर देता है कि साम्राज्य में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो जी। ये जो पॉलिटिकल जो सिस्टम जो डेवलपमेंट हो रहे हैं देश में, भारत में हम्म। विशेष रूप से डेमोक्रेसी के नाम पर जो कुछ भी हम्म। डेवलपमेंट हुआ है वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं है। पहली बात तो ये मानना पड़ेगा। हम्म। दूसरी बात ये स्पष्ट रूप से मानना पड़ेगा कि जो पुराना हमारा उपनिवेशवादी संस्कृति थी, राजशाही जो थी, वो वर्णाश्रम व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, और उस वर्णाश्रम व्यवस्था से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तमाम प्रकार के चारों वर्ण और उसके जुड़ी हुई दूसरे पंचम जो वर्ण के लोग भी इसके साथ में थे। तो कहना चाहिए कि बीकानेर या मारवाड़ या राजस्थान के दूसरे तमाम जो रियासतें थी, उसका जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ वर्णाश्रम व्यवस्था से हुआ। वो पारिवारिक व्यवस्था थी, वो किसी तरह की इंस्टीट्यूशन नहीं थी। डेमोक्रेसी जैसी कोई सिखाई हुई या ऊपर से थोपी हुई अवधारणा नहीं थी। तो जी। बीकानेर या राजस्थान या मारवाड़ या राजपूताना का जो सारा संस्कृति है, वो परिवार की संस्कृति है। यानी मैंने जी। खुद ने अनुभव किया है, मैंने बंबई में, कलकत्ता में काम किया है, देखा है, घूमा हूँ, फिरा हूँ, दिल्ली में भी हम्म। गया हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरा संपर्क है। मैंने बंबई में एक छोटी सी नौकरी की थी, और वहाँ जो सीनियर मोस्ट जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, अकाउंट्स में, दूसरे सेक्शन में, मार्केटिंग में, उनकी जब मैं अकाउंट्स में सबसे पहले मुझे उन्होंने रखा वहाँ मारवाड़ियों ने बंबई में। हम्म। तो हम्म। मैंने उनसे तो उनकी तनख्वाहें पूछी कि आपकी क्या तनख्वाह है, तो जो मारवाड़ी हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि हमको 80 रुपए या 50 रुपए हम हर महीने ले जाते हैं। तो हम्म। मुझे आश्चर्य हुआ। दी टॉप क्लास जो मारवाड़ी जो संस्थाएं थी, चाहे कोरस इंडिया हो, चाहे राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्री हो, या बिरला की दूसरी संस्थाएं हो, दे वर ड्रॉइंग ए लिटिल अमाउंट, घर ले जाने के लिए उनके पास 100-150 रुपए वो ले जाते। जिसका कारण ये था कि उनके सारे खर्चों को, सारे व्यवस्थाओं को, उनकी शादी विवाह, उनके मकान मकानों का निर्माण, उनके आना जाना सारा जो है वो सेठ लोग उसको बियर करते थे। और एक बार यदि वो नियुक्त, बिरला के यहाँ भी एक संदर्भ ये था कि यदि आपने किसी को नियुक्त किया तो बाद में उसको निकाला नहीं जाएगा, या तो नियुक्त ही नहीं करेंगे, और नियुक्त करेंगे तो उसके बाद निकालेंगे नहीं। जब मैंने ज्वाइन किया था वहाँ कलकत्ता की एक फर्म में, तो वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे या मालिक थे, उन्होंने कहा साहब आपको नौकरी लेने के लिए केवल हमें एक ही आपसे शर्त आपने लेनी है, मंजूर करानी। मैंने कहा क्या है वो? तो उन्होंने कहा जब गुरु पूर्णिमा होगी या जब विशेष होली दिवाली का अवसर आएगा तो हम आपके पैरों को धोएंगे। आप ब्राह्मण हैं, आपके पैरों को हम धो करके आप ज्वाइन कर लो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा सेठ मुझसे ये बात कह रहा है। दैट वाज ए सिस्टम। मैं कोई इसमें हम्म। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं कह रहा, कि भावनात्मक लगाव की बात है। और उस हम्म। लगाव की वजह से कोई भी आदमी यदि कहीं रहता है या नौकरी करता है, तो मेरा कहने का ये जो बातें हैं ये न केवल परिवार से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित, समाज से संबंधित है, पर वाइडर लेवल पर इसकी रूट्स गहरी राजनीति में भी चली जाती हैं। और इसका प्रभाव ये जो रूट्स मारवाड़ी समाज ने जो वहां स्थापित किया है, आप बड़ा बाजार देखिए, बड़ा बाजार इज ऑलमोस्ट राजस्थान, इट इज ऑलमोस्ट ए जी। पार्ट ऑफ। इससे जी। जी। ऐसा लगा कि जैसे आप राजस्थान में आ गए। कई बार वहां जाना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी छोटे छोटे परिवार, राजस्थानी परिवार से बात करिए, वो आपको सीधा खाने पर आमंत्रित करेगा, घर ले जाएगा, घर से मिलाएगा। वहां मीटिंग ए मैन मीन्स टू मीटिंग ए फैमिली, एंड टू मीटिंग ए फैमिली मीन्स मीटिंग ए कम्युनिटी।
तो ये सारी जो बात है, इस बार विशेष रूप से कलकत्ता के चुनाव में, वेस्ट बंगाल के चुनाव में, एक व्यक्ति ने नहीं, एक परिवार में नहीं, एक कम्युनिटी ने पूरी तरह से मिलकर के इसमें योगदान दिया है। और जिन नामों का आप उल्लेख करेंगे या जिनका हम उल्लेख करना चाहेंगे, उसमें विशेष रूप से हमारे जो अभी के जो पिछले 20-25 वर्षों के जो नेता डेवलप हुए हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ को मैं तो मैं जानता हूँ, जब यूनिवर्सिटी में वो नेतागिरी से शुरू की थी, तो उस समय मैं विश्वविद्यालय में था और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का पीआरओ भी था। तो ये लोग बहुत सरलता से, सीधे तरीके से डेवलप हुए हैं। और जहां तक मेरा अपना नॉलेज है, अनुभव है, उनसे रिलेशनशिप की बात है, ये क्लीन चिट लेकर के डेवलपमेंट इनका हो रहा है। कहीं किसी प्रकार से भ्रष्टाचार के, भैरव सिंह जी के पैरेलल काम किया राजेंद्र सिंह राठौड़, ये कम बात नहीं है। बट दे हैव बीन कंसीडर्ड टू बी वेरी salient, very effective, very political strong and polite leaders, जिनका मास ओरिएंटेशन से लगाव है और बोलचाल की भाषा। अभी भी वसुंधरा पूरा डिपेंडेंट वसुंधरा राजेंद्र राठौड़ करती है। और मैं तो ये दावा नहीं करता, किंतु मुझे लगता है कि यदि आने वाले समय में कोई बदलाव आया राजस्थान के स्ट्रक्चर में, तो राजेंद्र राठौड़ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं अभी आपको ये बात लिख के कह रहा हूँ। इसी प्रकार गजेंद्र सिंह सोलंकी या दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं राजस्थान के सारे, ये आपके वैष्णव की आप बात सुनिए, आज चाहे रेलवे हो, चाहे साइंस हो, चाहे दूसरी चीजें हो, चाहे आप देखिए वार के मामले में, यानी अब एक नया सेक्टर है जो हथियार बनाने में लगा हुआ है, उसमें भी अब देखिए धीरे धीरे चीजें बदल रही। तो मेरा मतलब ये है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में जो परिवर्तन हुआ है, बदलाव आया है, जो समय परक है, नीति परक है और इसका बहुत आगे दूर जाना चाहिए, सोचना चाहिए। आई थिंक इट्स द मोस्ट कंसोलिडेटेड फैक्टर जहां से हम इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं, इस महापर्व को शुरू कर रहे हैं। और इस विजय यात्रा का श्रेय राजस्थान को भी जाता है, इसमें दो राय नहीं। बिल्कुल, और क्योंकि एक विशेष परिस्थिति का भी एक निर्माण यूं हुआ है कि कई मतलब कल जब गणना हो रही थी तो कई बार ऐसा लग रहा था कि शायद टीएमसी तो हार जाएगी, लेकिन जो है वो ममता दीदी जीत जाएंगी। तो इस परिवर्तन को बदलने में, मतलब ये परिस्थिति को बदलने में, जैसा कि सुरेंद्र अधिकारी खुद कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है राजस्थान के आए हुए नेताओं ने। और हाँ, तो यही है, मैं कह रहा था कि भाई ये एक विशेष परिस्थिति कल निर्माण, कल दोपहर तक ऐसा हो रहा था कि टीएमसी तो चुनाव हार जाएगी, लेकिन ममता दीदी जीत जाएंगी, तो वो एक विशेष तरह की परिस्थिति बनती। तो उस परिस्थिति को बदलने में मुख्य रूप एक तो एसआईआर ने जितने भी झूठे वहां पे थे उनको साफ किया, एक कारण ये है। और उसके बाद में जो डरे हुए लोग थे इस क्षेत्र में, जैसा कि सुरेंद्र अधिकारी ने खुद इस बात को रेखांकित किया है, राजस्थान के नेताओं का उन्होंने धन्यवाद किया है और वोटर्स का भी, मतदाताओं का भी धन्यवाद किया है कि उन्होंने डर से बाहर निकल के और सबके साथ मिलके एक परिवर्तन के लिए मतदान किया है, जिससे ये परिवर्तन, जिसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं, उस पे तो कई बार बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले 5-10 दिन में किस तरह के परिवर्तन सामने आते हैं। तो आपका उसके बारे में क्या आकलन हो सकता है भाई साहब, जो समीप के परिवर्तन हैं? क्योंकि ममता दीदी सत्ता से बाहर हैं तो वो काफी जो है वो रोज नया-नया कुछ न कुछ करतब करेंगी, जैसे कि उनकी आदत है। लेकिन एक बात ये भी है कि टीएमसी के जो लोग हैं, उनके बहुत सारे मामले सामने आ चुके हैं। तो इस पे आपका एक छोटा-सा क्या आकलन है भाई साहब? मेरे ख्याल में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये आती है कि जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो विरोधाभास हैं, जो समस्याएं हैं, जो आतंकवाद है, जो पॉलिटिकल मैन्योरिंग है, जो सारी दुर्भावना है, और जिस तरह से एक तरफा तरीके से सारे निर्णायक तरीके से सब कुछ हो रहा था, और इट वाज ऑलमोस्ट मोस्ट करप्ट एंड मोस्ट कहना चाहिए कि एलियनेटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ममता ने खड़ा कर दिया था,
जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी की बजाय आतंकवाद पर आश्रित था, करप्शन पर आश्रित था, गुंडागर्दी पर आश्रित था, और इसका सीधा सपाट और डायरेक्ट जवाब जो है वो इस इलेक्शन ने दिया है। विशेष रूप से महिला मतदाताओं ने, यूथ ने, और जो लोग क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके चले गए, राष्ट्रवाद की तरफ चले गए। ये मैं कह रहा हूँ महत्वपूर्ण बात का जो फैक्टर था वो अब एबोलिश हो गया है, एबोलिश हो जाना चाहिए। किसी प्रकार का क्षेत्रवाद कहीं भी नहीं है, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे और कोई मराठी कल्चर हो। क्षेत्रवाद से हमें ऊपर उठना जरूरी है, और भाजपा की सारी जो सिस्टम है, सारी पॉलिटिकल जो स्टडी है, जो डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट्स ने भाजपा के, वो क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद की तरफ जाने की बात है। और राष्ट्रवाद भी नहीं, राष्ट्र धर्म। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि राष्ट्रवाद का जो नॉमेनक्लेचर है, ये राष्ट्रवाद जो है वो नेशनल लेवल का ब्रिटिश कल्चर है, बट राष्ट्र धर्म इंडियन है। हम लोग राष्ट्र, इट इज कमिटमेंट टू टोटल कल्चर, टोटल हेरिटेज, टोटल हिस्ट्री, टोटल डेवलपमेंट एंड टोटल ह्यूमन रेस, एंड इट इज इंटरनेशनल। ये एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट है, इसकी अवधारणा अंतरराष्ट्रीय है। ये जाति परक नहीं है, धर्म परक नहीं है, जिहादी परक नहीं है, किसी प्रकार का इसमें आइसोलेशन की बू नहीं आती है। एक टोटल होमोजीनस, एक डबल, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके विकास में यानी कहना चाहिए कि अनंत संभावना है। और इस सारी संभावनाओं को लेकर के ये राजनीतिक जो ताकत सामने आई है, मुझे लगता है कि आगे आने वाली भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की तरफ को हम नष्ट करेंगे और राष्ट्रवाद की तरफ जाएंगे। इसका एक पहला इंडिकेशन, बड़ा इंडिकेशन है। जी भाई साहब, तो एक तरह से एक बहुत ही क्रूर और जिसको कहते हैं आत्ममुग्ध, जो क्रूर एक शासन और शासक है, उससे मुक्ति पाई है। और लेकिन इस देश की विडंबना ये है कि इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी इस क्रूर और अधिनायकवादी तंत्र को ही प्रजातंत्र का प्रतीक बता के आज भी प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम दिखेंगे कि दुनिया भर के समाचार पत्रों में, मीडिया में यही झूठ भारत के यहाँ से शुरू होकर के वहां छपेगा और एक विशेष प्रकार की कार्रवाई होगी। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो एक विशेष एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि कल जो मोदी जी का जो भाषण हुआ था, पर्टिकुलरली हेड ऑफिस में दिल्ली में, वो सारे चेंज को बहुत रैशनल तरीके से उन्होंने साफ कर दिया था। राष्ट्रीय, न केवल राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सारी चीजें साफ हो गई। एक आइडियल भाषण है, एक ऐसा भाषण है जो कभी, मैं तो नहीं मानता कि किसी बड़े नेता ने, भारतीय नेता ने ऐसा कभी कुछ बात कही होगी। इलेक्शन के जीतने के बाद उन्होंने जिन पॉइंट्स को उठाया, उसमें सबसे बड़ा श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया। किसी भी बड़े नेता का उन्होंने नाम नहीं लिया, न उसका उल्लेख किया। उनका सारा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। तो ये जो ग्रास रूट लेवल से कमिटेड होने की बात जो है, वो भाजपा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्ता परिवर्तन के साथ में सब चीजें बदल जाती हैं, व्यवस्था बदल जाती है, ब्यूरोक्रेट हावी हो जाते हैं। यहाँ मुझे एक ब्यूरोक्रेट नजर नहीं आया इस पूरे तंत्र में। आप मुझे किसी का चेहरा बता दीजिए, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई नेता यहाँ पर नजर आया हो आपको। After this election, after this victory, there was no signature, no sign of any bureaucrat or a political leader seen on the dais. जो लोग नजर आए वो वही लोग नजर आए जिन्होंने पूरा शक्ति से, पूरे विचार से, पूरा अपने आप को जोर शोर से लगाया और इस कार्य को सिद्ध किया। तो ये एक नई तरह का मैंडेट बना है, नई तरह की फिलोसफी डेवलप हो रही है, नई तरह की प्रक्रिया डेवलप हो रही है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मॉडल बन रहा है, और ये मॉडल 50 वर्ष आगे का मॉडल है। मैं इस बात का दावा करता हूँ। जी भाई साहब, बिल्कुल सही आपने मीमांसा की। और एक विशेष घटना है, मतलब राजस्थान, मारवाड़ और पश्चिम बंगाल और कलकत्ता से जो संबंध बहुत ही लंबा पुराना प्राचीन संबंध है। और वहाँ पर जो प्रवासी लोग हैं राजस्थान के, वो अनेकों दशकों से, बल्कि 100 साल से भी अधिक समय से सिर्फ बंगाल में ही नहीं, आसाम में, त्रिपुरा में, मेघालय, सब जगह पे जा चुकी हैं। सिक्किम में भी हमने देखा है कि सिक्किम में भी जो है वो राजस्थान के ही व्यापारी हैं, तो वो बहुत पहले से जा चुके हैं। एक उनकी लिगेसी है,
एक उनकी एक्सपर्टीज है। ये कितनी बड़ी, उस जमाने में जबकि कम्युनिकेशन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो आप देखिए कि राजस्थान के रेगिस्तान से उठ करके, जैसा आपने बताया कि थैला और लोटा लेकर के वो लोग उन बिल्कुल ही अपरिचित संस्कृति के बीच में, जहाँ की भाषा नहीं जानते, जहाँ के तौर तरीके नहीं जानते, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि उस समय कलकत्ता उद्योग और व्यापार का प्रमुख केंद्र है और वहाँ जाकर के वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसा कि फिलहाल उस समय के राजस्थान में संभव नहीं था, तो वो उन्होंने कर दिखाया है, चाहे बिरलाज हों और दूसरे भी लोग हों। तो आपका बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन और है, यस सर। शेखावाटी का जो क्षेत्र है, बागड़ का क्षेत्र में वो सारा इतिहास, सारी जी। राजनीति पेंटेड है, वॉल्स हुँ, में सारी सारी मंडी हुई है, दीवारों पर हुँ, मंडी हुई, यानी वो संस्कृति हमें मूर्त रूप में नजर आती है। 100-200 साल पुरानी संस्कृति है, वो आज भी जीवंत है और आगे के जी। 100 साल तक जीवंत रहेगी। ये बात निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। जी भाई ट्रांसलेटेड साहब, इन हेरिटेज। जी, बिल्कुल ये एक संबंध है जो कि ये जो एक कृत्रिम जो दुराव है, एक कृत्रिम जो समझिए कि जो दीवारें खड़ी की जा रही है कि हम अंदरूनी हैं, हम बाहरी हैं। तो ये एक कम से कम भारत के क्षेत्र में और फेडरल स्ट्रक्चर के क्षेत्र में और तो बिल्कुल ही कोई इसका अर्थ नहीं है। लेकिन जी, डेस्परेट जो विवश नेतृत्व है, जिनकी सत्ता गँवाने के आस-पास हैं, वो इस तरह के जुमले, इस तरह के संवाद लोगों को भ्रमित करने के लिए फेंकते रहते हैं। लेकिन उनसे ऊपर उठ कर के वहाँ के मतदाताओं ने और पूरे देश के लोगों ने, जो कि वहाँ जाकर के बड़े लंबे समय से मेहनत उन्होंने की है, तो ये एक अभूतपूर्व परिवर्तन है। तो उसके कुछ मुख्य बिंदु, जिसमें मुख्य रूप से ममता दीदी का अपने क्षेत्र में हारना और उसके अंदर जो प्रवासी राजस्थानी है उनका एक रोल और यहाँ से गए हुए नेताओं का रोल है, उसको आपने खोला, उसको समझाया, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। तो आपके पास फिर लौटेंगे इसी विषय की और अन्य विषय की। और बीकानेर कहानी तो अभी पीछे छूट रही है, उसको तुरंत ज़रूर शुरू करना है, मैं याद दिलाता रहता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इसके लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे माननीय श्री अशोक आत्रेय जी भाई साहब से और विषय था कि ममता दीदी और टीएमसी की पराजय यानी कि परिवर्तन, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन, जो कि माना जा रहा है कि 2014 के परिवर्तन के बाद में एक बहुत ही विशाल और अभूतपूर्व परिवर्तन है, जिसके प्रभाव एक लंबे समय तक भारत की राजनीति में और बंगाल की राजनीति में और अन्यत्र भी देखे जाएँगे। तो उसको समझाने के लिए हमने बातचीत की माननीय श्री अशोक आत्रेय साहब से। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।